वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, RO ARO एग्ज़ाम के लिए डिकोड एग्ज़ाम ने अपना एक प्रैक्टिस सेट निकाला हुआ है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं जो सामान्य अध्ययन और हिंदी के हैं। तो हम सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, उद्यम पूंजी उद्योग में यूनिकॉर्न शब्द कितने मूल्य निर्धारण तक पहुंचने वाले किसी स्टार्टअप को निर्दिष्ट करता है? तो उद्यम पूंजी उद्योग में यूनिकॉर्न शब्द $1 बिलियन तक पहुंचने वाले किसी स्टार्टअप को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नस्लें दी हुई है और दूसरी तरफ है पशु, उनसे संबंधित पशु। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कांकरेज, ये गाय की नस्ल है, जबकि ऑप्शन बी में दिया हुआ है मलानी, ये घोड़े की नस्ल है। इसमें बकरी दिया हुआ है तो मलानी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मेहसाणा, ये भैंस की नस्ल है, और चोकला ये भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर होगा बी मलानी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, भारत में सीसा जस्ता का प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है, और कारण आर है सीसा व जस्ता खनिज प्रायः साथ साथ पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ऐसा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सीसा व जस्ता खनिज प्रायः साथ साथ पाए जाते हैं और भारत में सीसा जस्ता का प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक पहली सूची में टाइगर रिजर्व है और दूसरी सूची में उससे संबंधित राज्य हैं। तो मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व का संबंध राजस्थान से है, और दम्फा टाइगर रिजर्व इसका संबंध मिजोरम राज्य से है, और पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, और काली टाइगर रिजर्व का संबंध कर्नाटक से है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा, बी का चौथा, और सी का पहला, डी का तीसरा। राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिफ्सा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिफ्सा की स्थापना 1994 में की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1994। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में सहकारी आंदोलन का जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य प्रावधान नहीं है? पहला है, प्रत्येक स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों हेतु प्रत्यक्ष चुनाव। ये कथन सही है या ये अनिवार्य प्रावधान है। और दूसरा है 5 वर्षों का कार्यकाल, ये भी एक अनिवार्य प्रावधान है। महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना, ये अनिवार्य प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ऑप्शन डी है, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी एक अनिवार्य प्रावधान है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना चाहिए, ये अनिवार्य प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, रिमेंबर योर ह्यूमैनिटी पाथवे टू सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई है MS स्वामीनाथन के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। MS रंधावा के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, और सुभाष पालेकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल फार्मिंग। अगला प्रश्न है, आनंद भट्ट द्वारा रचित बल्लाल चरित में बंगाल के किस वंश का वर्णन मिलता है? आनंद भट्ट द्वारा रचित बल्लाल चरित में बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेन वंश।
अगला प्रश्न है वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम सरफेसी अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये अधिनियम पारित किया गया था 2002 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पुस्तकें दी हुई है और सूची सेकंड में लेखक। सूची सेकंड में दिए हुए हैं उनसे संबंधित लेखक। तो इंडिया फॉर इंडियंस ये पुस्तक लिखी गई है चितरंजन दास के द्वारा। और ए नेशन इन मेकिंग ये पुस्तक लिखी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये पुस्तक लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक लिखी गई है लाला हरदयाल के द्वारा। तो इसका सुमेलन होगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। राइट आंसर होगा ए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आवारा मसीहा के साहित्यकार हैं। राइट आंसर होगा ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक आवर्त सारणी में प्रदर्शित क्षारीय पृथ्वी धातु समूह में शामिल नहीं है? तो रूबिडियम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। रूबिडियम आवर्त सारणी में प्रदर्शित क्षारीय पृथ्वी धातु समूह में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है रूबिडियम। अगला प्रश्न है जलवायु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन कौन से फल उष्णकटिबंधीय फलों की श्रेणी में नहीं आते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जलवायु के आधार पर बादाम और नाशपाती उष्णकटिबंधीय फलों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी दूसरा और तीसरा। केवल दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है महिला विकास के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पहल दी हुई है और सूची सेकंड में प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। तो महिला रोजगार एवं प्रशिक्षण इसका सुमेलन है वर्ष 1986 से 87 और राष्ट्रीय महिला कोष 1993, सुधार योजना 2001 से 2002 और जननी सुरक्षा योजना 2005। तो इसका सही सुमेलन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसा ही सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव और विकास का अध्ययन एटायमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जबकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ईटियोलॉजी, इसका संबंध रोगों के कारणों का अध्ययन से है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्रोमोनोलॉजी, इसका अध्ययन मस्तिष्क का अध्ययन से संबंधित है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है एंटोमोलॉजी, इसका संबंध कीट विज्ञान से है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित राजघाट जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यह जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है यह जल विद्युत परियोजना झांसी जिले में स्थित है, यह कथन गलत है क्योंकि यह जल विद्युत परियोजना ललितपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा महोत्सव ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में फगली महोत्सव का आयोजन होता है और अरुणाचल प्रदेश में तवांग महोत्सव और असम में वांगचुक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और उसके बाद में आया था एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और उसके बाद में आया है राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और उसके बाद में है सिडबी बैंक, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो इसका सही क्रम होगा पहला ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद में आएगा दूसरे पे एग्जिम बैंक, उसके बाद में आएगा तीसरे पे राष्ट्रीय आवास बैंक, और फिर उसके बाद में आएगा चौथे नंबर पे सिडबी बैंक। राइट आंसर है डी, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा सही है। अगला है थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दिवसों को उनके मनाए जाने के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही कालक्रम होगा पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है होम्योपैथी के जन्मदाता कहे जाने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का संबंध किस देश से है। तो होम्योपैथी के जन्मदाता कहे जाने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का संबंध जर्मनी से है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जर्मनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछा गया है। एक तरफ परीक्षण है और दूसरी तरफ बीमारी की संभावना का पता। तो डिक परीक्षण के द्वारा ये स्कॉर्लेट जोर का पता किया जाता है, और विडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड का बीमारी का पता किया जाता है, और एलिसा परीक्षण के द्वारा एड्स बीमारी का पता लगाया जाता है, जबकि स्वेट परीक्षण के द्वारा सिस्टिक फाइब्रोसिस का पता लगाया जाता है, और रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट के द्वारा मलेरिया बीमारी की संभावना का पता लगाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं या हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इसका संबंध रामपुर से है, और श्री वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, इसका संबंध गोरखपुर से है, और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, इसका संबंध लखनऊ से है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा श्री वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर। राइट आंसर है केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ऐसा अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी ऐशगाबत है, और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी तुर्कमेनिस्तान, जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत, और जबकि दुशांबे ये तजाकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा संचालित कपिला अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कपिला अभियान का संबंध है बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रसारित करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और उर्दू अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1972 में की गई थी, और 1997 में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना की गई थी, ये लखनऊ में की गई थी, और 1994 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई थी।
अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पाषाणकालीन स्थल हैं और सूची सेकंड में अवस्थिति यानी कि वो कहाँ स्थित थे। तो चिरांद का संबंध बिहार से है और हुनासागी घाटी का संबंध कर्नाटक से है। बुर्ज होम का संबंध जम्मू कश्मीर से है और आदमगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश से है। राइट आंसर होगा सी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 68.8% है, जबकि दूसरा कथन है भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत कथन पूछा गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, केवल दूसरा कथन गलत है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, ये कथन गलत है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, सीमावर्ती झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत कथन पूछा गया है। तो कॉन्टेंस झील ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, और पेइपस झील ये इस्टोनिया और रूस की सीमा पर है, और टिटिका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पर है, और न्यासा झील ये मलावी और मोजाम्बिक और तंजानिया इन देशों की सीमाओं पर है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, इसका सुमेलन सही नहीं है। पेइपस झील का संबंध इस्टोनिया और रूस की सीमा पर स्थित है। पेइपस झील इस्टोनिया और रूस की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। भारत की अखंडता की रक्षा करना ये शामिल है, मानवतावाद की भावना का विकास करना ये भी शामिल है, और परिवार नियोजन का प्रयास करना ये शामिल नहीं है। और ऑप्शन डी है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तो ये भी सही है, ये शामिल है कर्तव्यों में। राइट आंसर होगा इसका सी, परिवार नियोजन का प्रयास करें, ये मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया था। मेटावर्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था नील स्टीफेंस के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है सब्जियों में रोग, और सूची सेकंड में दिया हुआ है तत्व की कमी। तो गाजर में कैविटी स्पॉट होता है कैल्शियम की कमी से, और मटर में मांस रोग होता है मैग्नीज की कमी से, और फूल गोभी में व्हीप टिल रोग होता है मॉडी ब्लेडेनम से, और चुकंदर में हार्ट रॉट रोग होता है बोरॉन की कमी से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, ए का दूसरा, बी का पहला और डी का सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत देश के किस राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत नागालैंड राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध बांस मकरी खोह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बांस मकरी खोह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी झील रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की शेखा झील रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर है शेखा झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ऑक्सो कार्बन ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑक्सो कार्बन ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये अकार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मौमार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था।
तो मध्यकालीन भारत में मैमार शब्द ये भवन निर्माण करने वाले इंजीनियरों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। राइट आंसर है सी, भवन निर्माण करने वाले इंजीनियर। और भूमि की पैमाइश करने वालों को मसाहत कहा जाता था, और ऊपरी वस्त्र जिसे सेक पहनते थे इसे खिरका कहा जाता था, और भूमि का हिसाब किताब रखने वालों को कारकुना कहा जाता था। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, भवन निर्माण करने वाले इंजीनियरों को मैमार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दी हुई है समाचार एजेंसियां और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश दिए हुए हैं। तो राइटर समाचार एजेंसी का संबंध है ब्रिटेन से, और आंसा समाचार एजेंसी का संबंध है इटली से, और इतीम समाचार एजेंसी का संबंध है इजराइल से, और तास समाचार एजेंसी का संबंध है रूस से। तो सही सुमेलन ऑप्शन सी में नहीं है। इतीम इसका संबंध इजराइल से है, जबकि फिलिस्तीन का संबंध वाफा से है। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ योजनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ शुरुआत वर्ष दिया हुआ है। तो ग्राम उजाला योजना ये इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, और धरोहर गोद लो परियोजना इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जो कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ है 2018, तो ये गलत है, इसका सुमेलन सही नहीं है। राइट आंसर होगा डी, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना की सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय रबर बोर्ड ये इसकी स्थापना 1947 में हुई थी कोयम्बटूर में, और राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी 1942 में बेंगलुरु में, और राष्ट्रीय चाय बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी 1954 में कोलकाता में, और राष्ट्रीय रेशम बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी 1948 में बेंगलुरु में। तो इसका सही सुमेलन होगा, इसका सही क्रम होगा दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड, उसके बाद में फिर आएगा राष्ट्रीय रबर बोर्ड, और फिर उसके बाद में आएगा राष्ट्रीय रेशम बोर्ड, फिर उसके बाद में आएगा राष्ट्रीय चाय बोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय गर्तों को उनकी गहराई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मिलावती गर्त इसकी गहराई है 9200 मीटर, ये उत्तरी अटलांटिक में है। और मरीना गर्त इसकी गहराई है 11,022 मीटर, ये प्रशांत महासागर में है। और जावा गर्त इसकी गहराई है 7,725 मीटर, जो कि हिंद महासागर में है। और मिडाना गर्त इसकी गहराई है 10,497, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सही क्रम होगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। मरियाना गर्त सबसे गहरा है, और उसके बाद में आएगा मिडानाओ गर्त, और फिर उसके बाद में आएगा मिलवाकी गर्त, और उसके बाद में आएगा जावा गर्त। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कब किया गया था? तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1997 में किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ पीवीटीजी जनजाति है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य है। तो मनकीडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है, और
इसमें कर्नाटक दिया हुआ है, ये सही सुमेलन नहीं है। मनकीड़ा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। बाकी चोल नेकन इसका संबंध केरल राज्य से है, और पनियंस जनजाति का संबंध तमिलनाडु से है, और सिद्धि जनजाति का संबंध गुजरात से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत कथन पूछा गया है या गलत सुमेलन पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला है राणा भार स्तूप, ये कुशीनगर में स्थित है, और धमेख स्तूप ये सारनाथ में स्थित है, जबकि घोषित राम मठ ये कौशाम्बी में स्थित है। तो ये सही सुमेलन नहीं है, घोषित राम मठ का संबंध कौशाम्बी से है। चित्रकूट गलत दिया हुआ है। बाकी सहेत और महेत इसका संबंध श्रावस्ती से है। अगला प्रश्न है, सौरीपुर जैन मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर है। दूसरा कथन है, यह मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थकार नबीनाथ को समर्पित है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिएगा, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहला व दूसरा दोनों कथन सही है, क्योंकि शौरीपुर जैन मंदिर यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर है, और यह मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थकार नबीनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जालौन जिले का मुख्यालय उरई में है, ये सही है। और उसके बाद में फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है, और कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में है, जबकि अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर से है, और अकबरपुर माती का संबंध अकबरपुर देहात से है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है अम्बेडकर नगर अकबरपुर माती, ये सही सुमेलन नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है, और अकबरपुर माती जो मुख्यालय है वो कानपुर देहात का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कासरगोड। और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके कार्यकाल के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे वीवी गिरी जी ये 1967 से 1969 तक रहे थे, और उसके बाद में जाकिर हुसैन है 1962 से 1967, और शंकर दयाल शर्मा ये 1987 से 1992 तक रहे थे, और आर वेंकट रमन 1984 से 1987 से। तो इनका सही कालक्रम होगा दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, यानी कि जाकिर हुसैन, उसके बाद में वीवी गिरी, फिर उसके बाद में आर वेंकट रमन, और फिर उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर बना होता है। दूसरा कथन है, यह शरीर को गर्मी एवं ऊर्जा प्रदान करता है। पूछा गया है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला व दूसरा दोनों सही है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, और यह शरीर को गर्मी एवं ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, तुलसी, साकेत, सुधा व जलमग्न उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख किस्में हैं। तो राइट आंसर है बी, ये तुलसी, साकेत, सुधा व जलमग्न उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली धान की किस्में हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। पहली है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। ये 20 फरवरी 1946 को हुई थी। और मुंबई में नौसेना विद्रोह ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था। और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन ये 24 मार्च 1946 को आया था। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। पहले मुंबई में नौसेना विद्रोह 8 फरवरी 1946,
उसके बाद में प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, ये 20 फरवरी 1946। और फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946। और फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये 16 अगस्त 1946 को। राइट आंसर है बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय किस वर्ष आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया? तो ब्रिटिश भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय 1869 ईस्वी में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी रियासत थी? ब्रिटिश शासन के दौरान त्रावणकोर भारत की सबसे दक्षिणी विरासत थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, त्रावणकोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को उनके होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, और उसके बाद में फिर दूसरा दिया हुआ है असीरगढ़, ये युद्ध हुआ था 1601 में। और तराइन का युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। तो इसका सही क्रम है तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। यानी कि तराइन का तृतीय युद्ध 1555 ईस्वी में, और फिर उसके बाद में आएगा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में, और फिर उसके बाद में आएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और फिर उसके बाद में आएगा आसीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। राइट आंसर है सी, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में विविताध्यक्ष पद किसे संदर्भित करता है? तो मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में विविताध्यक्ष पद चारागाह प्रमुख को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, चारागाह। जबकि आय का संग्रहकर्ता समाहर्ता कहलाता था, और खानों का अध्यक्ष ये आकाशा अध्यक्ष कहलाता था, और राजकीय कोष का अध्यक्ष ये सन्निधाता कहलाता था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, दुर्लभ मृदा तत्व 17 दुर्लभ धातु तत्वों का समूह है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाया जाता है। और कारण आर है, दुर्लभ मृदा पृथ्वी पर अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। पूछा गया, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। दुर्लभ मृदा तत्व 17 दुर्लभ धातु तत्वों का समूह है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाया जाता है। आर कथन है, कारण आर है, दुर्लभ मृदा पृथ्वी पर अत्यंत अल्प मात्रा में नहीं, यानी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की नदियां, और दूसरी तरफ दिया हुआ है पुरातन नाम, यानी कि उन नदियों के पुराने नाम। तो ऑप्शन ए में है रिहंद नदी, इसका पुराना नाम रेणुका नदी है, सही है। ऑप्शन बी में है राप्ती नदी, इसका पुराना नाम चिरावती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है गोमती नदी, इसका पुराना नाम गोमल है, और इसमें यामी दिया हुआ है, ये सही सुमेलन नहीं है। यामी यमुना नदी का पुराना नाम है, और बेतवा नदी का पुराना नाम वेत्रवती है। राइट आंसर होगा सी, गोमती नदी, इसका पुराना नाम गोमल है, और यामी का पुराना नाम यमुना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है अवध का कृषक आंदोलन, ये बाबा रामचंद्र, अवध का कृषक आंदोलन ये बाबा रामचंद्र से संबंधित है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये अल्बर्ट मेयर से संबंधित है, और एका आंदोलन ये मदारी पासी से संबंधित है। जबकि संयुक्त प्रांत किसान सभा, तो इसका संबंध है इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय से। यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती दिया हुआ है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सही सुमेलन नहीं है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले या औरैया नगर को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के उपनाम से जाना जाता है, और अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो राइट ऑप्शन है बी, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम ये ब्रिटिश भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो सबरी नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बाकी की मानस, लोहित, कृष्णाई ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सबरी। अगला प्रश्न है, कुंभ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 2016 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया था। ये कथन गलत है, क्योंकि इसे 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और दूसरा है, कुंभ मेले के विषय में विवरण ह्वेन-त्सांग की रचनाओं में मिलता है। ये कथन सही है, और 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा इस मेले को सर्वसाधारण के माध्यम प्रचलित किया गया था। तो राइट आंसर है बी, केवल दूसरा व तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा गया है। तो पहला कथन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आरंभ एक वर्ष के भीतर राजस्व के उद्देश्य से किया गया था। दूसरा कथन है, अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना इसी आंदोलन के दौरान हुई थी। तीसरा कथन है, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी है, गांधी जी के आह्वान पर इस आंदोलन की खर्च की आपूर्ति के लिए गांधी स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो ये कथन गलत है। तो गांधी जी के आह्वान पर इस आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, इसलिए कथन डी गलत हो जाएगा। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अफीम सेवन को रोकने हेतु मैकबर्थ यंग की अध्यक्षता में अफीम आयोग का गठन किया गया था? ब्रिटिश भारत में लॉर्ड लैंसडाउन गवर्नर जनरल के शासनकाल में अफीम सेवन को रोकने हेतु मैकबर्थ यंग की अध्यक्षता में अफीम आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के विधान परिषद में विधान परिषद की कुल सीटों के कितने भाग का निर्वाचन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो एवं उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हो? राइट आंसर है डी, 112 सदस्य। किसी राज्य के विधान परिषद में विधान परिषद की कुल सीटों के 1/12 सदस्य निर्वाचन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया हो एवं उस विधानसभा क्षेत्र से मतदाता हो। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दर्शन दिए हुए हैं और सूची सेकंड में प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो पूर्व मीमांसा का संबंध जैमिनी से है और उत्तर मीमांसा का संबंध बादरायण से है और वैशेषिक इसका संबंध कणाद से है और सांख्य दर्शन का संबंध कपिल से है। तो राइट आंसर होगा बी, ए का 4 और बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे बाद में हुआ था? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये 1806 ईस्वी में हुआ था और दक्कन किसान विद्रोह ये 1875 में हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 से 1836 में हुआ था और कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 तक हुआ था। तो सबसे बाद में हुआ है दक्कन किसान विद्रोह, ये 1875 में हुआ है।
राइट ऑप्शन है बी, दक्कन किसान विद्रोह। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। कारण आर है, गांधी जी का मत था कि पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशतावादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है। पूछा गया, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि गांधी जी का मत था कि पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशतावादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है, और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। गलत कथन पूछा गया है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये कथन सही है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट उत्तर 77 डिग्री 5 मिनट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व है। ये कथन भी सही है। और तीसरा है, उत्तर प्रदेश का अधिकांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर है। तो ये कथन भी सही है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.33% है। ये कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.33% है। एक गलत कथन है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए पुनः स्थापना के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती है। कारण आर है, संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति किसी भी दशा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। पूछा गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है डी, ए असत्य है परंतु आर सही है। आर सही कथन है, संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति किसी भी दशा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ साहित्यकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान है। तो साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है बलिया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है रायबरेली, और जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है वाराणसी, और सुभद्रा कुमारी चौहान का ये जन्म स्थान है प्रयागराज। तो राइट आंसर होगा ए का 4, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए का 4, बी का 3, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूविज्ञान में स्थायी तुषार ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिनमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर रही हो। और दूसरा कथन है, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया, ग्रीनलैंड व अलास्का में मिलते हैं। तो पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो केवल पहला और दूसरा यानी दोनों कथन सही है। भूविज्ञान में स्थायी तुषार ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर रही हो, और पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया, ग्रीनलैंड व अलास्का में मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलन पूछा गया है। तो राइट आंसर है ए, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पहला ऑप्शन सही है। बाकी का GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है PNG, इसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है PDF, इसका पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है,
कल्लोल खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कल्लोल खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य से स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसे श्रमिक जो घर से कार्य करने को विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से प्राथमिकता देते हैं, उन श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऐसे श्रमिकों को ओपन कॉलर श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू आकृतियों का निर्माण पवन द्वारा अपरदनात्मक प्रक्रिया से नहीं होता है? तो हमक भू आकृतियों का निर्माण पवन द्वारा अपरदनात्मक प्रक्रिया से नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा किया गया था। और दूसरा कथन है, लोक अदालतों द्वारा जारी किया गया अवार्ड पंचाट दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो राइट आंसर है बी, पहला व दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो चार्टर एक्ट 1853 ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वयं गिर जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वयं गिर जाए तो इसे कहते हैं गेटोनोमी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गेटोनोमी। और जब फूल का परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व हो, यह अवस्था होमोगैमी कही जाती है। और जब किसी फूल का परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्वयं गिर जाए तो इसे ऑटोगैमी कहते हैं। और कुछ फूलों में किसी फूल के परागकण जब उसी फूल के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं तो यह हरकोगैमी कहलाता है, हरकोगैमी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण शब्द भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बाकी चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शौल्किक कहलाता था और भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी कर्णिक कहलाता था। और गुप्त काल में भूमि की माप की इकाई निवर्तन थी। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो राइट आंसर है मिजोरम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का वह राज्य है मिजोरम जिसकी आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ट्रॉफी दी हुई है और दूसरी तरफ उससे संबंधित खेल दिए हुए हैं। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और राधा मोहन कप इसका संबंध पोलो से है और हॉपमैन कप इसका संबंध लॉन टेनिस से है। जबकि वर्धमान ट्रॉफी इसका संबंध भारोत्तोलन से है और ये सुमेलन सही नहीं है। वर्धमान ट्रॉफी इसका संबंध भारोत्तोलन से है और बेसबॉल इसका संबंध है कमिश्नर्स ट्रॉफी से। तो राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद में समितियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनजाति के विकास के लिए लखीमपुर खीरी जिले में एक समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा थारू जनजाति के विकास के लिए लखीमपुर खीरी जिले में एक समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राइट ऑप्शन है बी थारू। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मोबाइल फ़ोन का एक विशेष IMEI कोड होता है और इस IMEI कोड में ई किसे संदर्भित करता है? तो इस कोड में ई संदर्भित करता है इक्विपमेंट को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इक्विपमेंट।
अगला प्रश्न है माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन परिवर्तित करता है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतकों में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा गया है। तो पिंडारियों का दमन ये लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था, ये सुमेलन सही है। और इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। और मैकडोनाल्ड अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था ये लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के कार्यकाल में हुई थी, जबकि लॉर्ड मियो इसके कार्यकाल में वित्तीय केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यहाँ पे सही सुमेलन है, सही सुमेलन नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था ये लॉर्ड मियो के शासनकाल में नहीं हुई होकर लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के काल में हुई थी। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए में कहा गया है कि विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम होती है, और इसका कारण आर है विषुवत रेखा के ऊपर उच्च सूर्य ताप प्राप्त होता है तथा तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं। पूछा गया है कोट इसका है दोनों ए तथा आर सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि कारण आर यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर उच्च सूर्य ताप प्राप्त होता है तथा तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं, इसी के कारण विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्यावरणीय अवधारणा दी हुई है और सूची सेकंड में उसके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो क्रिस्टोन प्रजाति इसका संबंध रॉबर्ट पेन से है, और पारिस्थितिकी पिरामिड इसका संबंध चार्ल्स एक्टन से है, और ग्रीन हाउस गैस के प्रतिपादक जोसेफ फोरियर हैं, और पारिस्थितिकी निके के प्रतिपादक ग्रीनेल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, और सी का पहला, और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। तो अभ्रक का उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है अभ्रक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, यह कथन सही है। और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ये सुमेलन भी सही है। और राष्ट्रीय एकता परिषद इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, तो ये सुमेलन सही नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद 1952, ये 1952 की जगह पर 1961 में हुआ था। राइट आंसर होगा सी। बाकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ये सही है। अगला प्रश्न है उत्तरी सरकार तट किसके बीच स्थित है। तो उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी तक का क्षेत्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर है उत्तरी सरकार तट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। तो एक तरफ विहार दिए हुए हैं और उसे संबंधित दूसरी तरफ राजा दिए हुए हैं, तो विहार यानी कि जगदल विहार ये रामपाल से संबंधित है, और विक्रमशिला ये धर्मपाल राजा से संबंधित है, और सोमपुर विहार ये देवपाल से संबंधित है, और सालबन विहार ये भावदेव से संबंधित है। तो यहाँ पे सही सुमेलन नहीं है, डी सालबन विहार अट्टाकर देव के बजाय भावदेव से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जगदल विहार ये बांग्लादेश में स्थित है, और विक्रमशिला ये बिहार में स्थित है, और सोमपुर विहार ये बांग्लादेश में स्थित है, और सालबन विहार भी बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 निम्नलिखित में से किस मजदूरी का विधान के माध्यम से प्रयास कर भुगतान करने के लिए राज्य को आदेश देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी
विधान के माध्यम से प्रयास कर भुगतान करने के लिए राज्य को आदेश देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, निर्वाह मजदूरी। अगला प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दूसरा कथन है, यह 2016 में इसे भारत के पहले नदी जिले का दर्जा दिया गया था। और तीसरा कथन है, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ लगभग 1 लाख जनसंख्या निवास करती है। पूछा गया है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है केवल पहला व दूसरा सही है, यानी कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और 2016 में इसे भारत के पहले नदी जिले का दर्जा दिया गया था, ये भी सही है। और जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ लगभग 1,67,000 जनसंख्या निवास करती है। तो तीसरा कथन गलत है, 1 लाख नहीं, 1,67,000। राइट आंसर होगा ए, केवल पहला व दूसरा सही है। अब आगे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के दिए हुए हैं, इनको हम नहीं करेंगे, इनको छोड़कर बाकी हम फिर से जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 से देखते हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चन 115 तक है और 116 से फिर से जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न शुरू होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कलाशनिकोव सीरीज की AK 200 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? कलाशनिकोव सीरीज की AK 200 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया है? तो उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्टिलिक 2023 का आयोजन हुआ है? तो डस्टिलिक 2023 का आयोजन हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर है, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट में दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 42वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 42। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गायिका को वर्ष 2023 के संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री गायिका को वर्ष 2023 के संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बॉम्बे जयश्री। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? स्वास्थ्य की अधिकार की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला PM मित्रा पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला PM मित्रा पार्क तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो उत्तरी अटलांटिक संघ यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जीता है? तो जेल में बंद ईरान देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो केरल मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, केरल।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कब विश्व संगीत दिवस मनाया गया है? तो विश्व संगीत दिवस मनाया गया है 31 जून को, ऑप्शन डी राइट आंसर है, 21 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो रामगढ़ रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन बी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 67वां, 67, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में जेम्स इस्केया को चुना गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जेम्स इस्केया। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीटों ने 27 पदक जीते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 80वां, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 80th। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जीव घोषित किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो भारत सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को शुरू किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है, ऑप्शन डी कोची में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा? वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मैंगीजी बावेंडी को और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव को, उपयुक्त सभी को, ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी को। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।